देखिए, कल हम लोगों ने जो कंसेप्ट है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मिस विविथा पेड अ सम ऑफ $5,000 $5,000 टू मिस्टर कुलुशेखरा। विविथा ने क्या दिया है? $5,000 दिया है। किसको दिया है? कुलुशेखरा को दिया है, जो कि क्या है? एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जो कि क्या है? एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो, स्पेशलाइजिंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, प्रैक्टिस कर रहा है कोलंबो में, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड है इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो। विविता ने पैसा कोलंबो में ही दे दिया। कुलुशेखरा एनआर है। ये कौन है? नॉन रेजिडेंट है। कुलुशेखरा कौन है? नॉन रेजिडेंट है। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया विथ पॉसिबल सिलोनीज से कॉरपोरेशन, ठीक है। अब यहाँ प्रोजेक्ट कहाँ पे? इंडिया में है। प्रोजेक्ट कहाँ अंडरटेक किया जा रहा है? इंडिया में अंडरटेक किया जा रहा है। Is this payment chargeable to tax in India in hands of Mr. Kulushekhara since the services were used in India? अब since the payment is made on account of fees for technical services, किसने पेमेंट किया है? बायर रेजिडेंट, ठीक है। द इनकम इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन हो गया यहां पे? मिस्टर कुल्लू शेखरा हो गया। इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, चूंकि क्या है, ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं कर रहा है। इट इज नॉट, सिंस द कंसल्टेंसी सर्विसेज आर नॉट यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, सिंस द सर्विसेज are not used, it's not falling in the exception for business or profession carried on by Miss Vivitha outside India, or say carrying on business or profession outside India, or for earning any source, or for earning any source of income, earning any source of income outside India. ओके, सो ये इनकम क्या है? ये इनकम रेसिपिएंट के एंड्स में क्या मान ली जाएगी? ये इनकम रेसिपिएंट के एंड्स में क्या मान ली जाएगी? डीम्ड टू एक्रू और अराइज। मतलब बेसिकली जो सप्लायर है वो क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। तो ये जिसको रिसीव हो रहा है पैसा, ये क्या है? इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, क्योंकि ये जो फीस और टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया जा रहा है विविता के द्वारा, वो कहाँ यूज़ किया जाएगा? बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया किया जाएगा, ठीक है। अतः ये क्या हो जाएगी? डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई। अगर डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई तो ये चार्जेबल टैक्स हो जाएगी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द टोटल इनकम इन हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज्ड 35 years being a resident and ordinarily resident, resident but not ordinarily resident, and non-resident, ठीक है।
अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, और क्या हो, NRO, assuming that he has exercised the option of shifting out of default tax regime, यानी पूरे डिडक्शन इसको मिल रहे हैं। तो देखो मैं यही बना देता हूँ, एक रेजिडेंट का कॉलम एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट का, एक NOR का बना दिया अपन ने और एक NR का बना दिया। ठीक है, पहला बात है इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% इससे रिसीव्ड इन इंडिया। अब रेजिडेंट के लिए तो पूरे के पूरे 10,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी तो ग्लोबल इनकम चार्जेबल टैक्स होती है। अब ये एक्रू और अराइज तो आउटसाइड इंडिया हो गई, पर चूंकि 50% रिसीव्ड इन इंडिया हो गई, तो अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो NOR के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगी और NR के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगी। चूंकि ये क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया है, तो 5,000 रुपये यहाँ टैक्सेबल हो जाएंगे, 5,000 रुपये यहाँ टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होगी, वो तीनों ही केसेस के अंदर क्या हो जाएगी, चार्जेबल टैक्स होगी। तीनों ही केसेस के अंदर क्या हो जाएगी, चार्जेबल टू टैक्स होगी, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती। दूसरा देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% इससे रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया, एक बार कर लेना है ना, 50% इससे रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% इससे रिसीव्ड इन इंडिया। अब बिजनेस इंडिया में है, बिजनेस इंडिया में है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जा रही है। इनकम जब एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जा रही है, तो तीनों ही केसेस के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगी, तीनों ही केसेस के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, क्योंकि असेट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया है, इनकम क्या मान ली जाएगी, एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, तो तीनों ही केसेस के अंदर क्या हो जाएगी, ये चार्जेबल टैक्स हो जाएगी। तीनों ही केसेस के अंदर क्या हो जाएगी, ये टैक्सेबल हो जाएगी। तीन हो गए। फिर है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ये एक्रू भी भारत के बाहर हो गई, रिसीव भी भारत के बाहर हो गई, पर चूंकि ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ये 5,000 रुपये यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी। ये 5,000 रुपये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगी, NOR और NR के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% of the gains are received in India. 50% of the gains, they are what? Received in India. इसके लिए तो पूरे 40,000 टैक्सेबल होंगे, यहाँ 20,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि रेजिडेंट की तो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगता है, रेजिडेंट की तो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगता है। NOR और NR के केस में जो इनकम रिसीव हो जाएगी इंडिया में, उस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्रिहेंसिव है, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। अब देखो, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 70,000 है, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, 70,000 यहाँ होगी, ये तो होगी ही होगी। रेजिडेंट की तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। NOR के लिए क्या होगा, अगर इनकम इज एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा NOR के केस में फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यदि वो इनकम आ रही है किससे, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो NOR के भी ये 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा।
और चूंकि यह 40,000 रिसीव हो रहे हैं इंडिया में, ये यहाँ 40,000 हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, अब बिजनेस इन दिल्ली है तो एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई, सोचो ही मत। बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन, इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस कहाँ कैरी ऑन हो रहा है, दिल्ली में कैरी ऑन हो रहा है। क्योंकि बिजनेस कहाँ कैरी ऑन हो रहा है, दिल्ली में कैरी ऑन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 15,000, 15,000 और 15,000, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया। सिर्फ रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये रेमिटेंस होती है। बाद में ये क्या हो रही है, रेमिटेंस हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन बैंक एट लंदन एंड ब्रॉट टू इंडिया सब्सिक्वेंटली, तो ये रेमिटेंस हो गई। इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी, जैसे डिबेंचर्स इंडियन कंपनी के हैं, asset is located in India, income will be accrue or rise in India। तो ये 12,000, 12,000, 12,000 तीनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, टेक्निकल सर्विसेज रेंडर करी गई है इंडिया में, बट रिसीव्ड इन लंदन। तो चूंकि टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई है, तो ये इनकम क्या मान ली जाएगी, एक्रू और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी। ये भी तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी, ये भी तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, वही चीज आ रही है, मैनेज फ्रॉम लंदन, मुंबई में है, ये इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई। जो इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई, जो इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई, वो तीनों ही केसेस में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। फिर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, तो भारत के बाहर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, इनकम भी भारत के बाहर ही मिली है। रेजिडेंट के केस में वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल हो जाती है, बाकी एनओआर और एनआर में टैक्सेबल नहीं होगी, एनओआर और एनआर में टैक्सेबल नहीं होगी। देन पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये तीनों ही केसेस के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, ये तीनों ही केसेस के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स टैक्सेबल नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड ब्रॉट टू इंडिया, रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। और भी है क्या, अभी और भी चल रहे हैं भाई, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया, तो इन प्रोफेशन सेटअप किया गया इंडिया में, इनकम एक्रो मतलब एनओआर के केस में भी टैक्सेबल हो जाएगी, तो आर के केस में, एनओआर के केस में, एनआर के केस में चल रहा था, रेजिडेंट में तो होगी होगी। एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगी, एनआर में नहीं होगी। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग, तो देखो ये अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। अगर कोई गिफ्ट मिलती है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, वो एग्जेम्प्ट रहती है, तो ये अभी से बता दिया है, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, ये एग्जेम्प्ट रहती है, और 50,000 से ज़्यादा नहीं होती तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों ही केस में टैक्सेबल हो जाएगी, पर इसका डिडक्शन मिल जाएगा, इसका डिडक्शन मिल जाता है 80 TTA में इंटरेस्ट इनकम या 10,000 रुपये,
विच एवर इज लेस। ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया, रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, एनओआर और एनआर के लिए नहीं होगा। देन डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, तीनों ही केसेस के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देख लेना, अब आप इसको मिला लेना। तो अपना देखें एनओआर का और एनआर का कितना टोटल आ रहा है। एनओआर का देखो 5,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000, ठीक है। 12 और 8 20 प्लस 46 प्लस 22, अपना आ रहा है 2,18,000। यहाँ पे एनआर का आ रहा है देखो 45 65 105 110 120 120 और 20 140 146 146 प्लस 17 163 आ रहा है। और इधर आ रहा है 10 20 30 50 50,000 तो ये हो गए, 45,000 ये हो गए, 70 और 15 85 ये हो गए, 50 और 20 70 और 26 96 ये हो गए, 96 हो गए, 34 हो गए, और 5 और 5 10 30 ये हो गए, और 12 ये हो गए, 352। देख लेना ये टोटल आ रहा है क्या। ये जीटीआई का टोटल आ गया 352 218 और 183। ये जीटीआई इसमें कैसे कम आ रहा है अपने, कैलकुलेशन देखो भाई। 5,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 55 प्लस 20 46 और प्लस 17, ये आएगा 183 आएगा। ये जीटीआई हो गई। अब इसमें से डिडक्शन दे देना अंडर सेक्शन 80 TTA। 80 TTA में सेविंग बैंक इंटरेस्ट का 10-10 हज़ार रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये डिडक्शन मिल गया 80 TTA के अंदर, तो ये आ जाएगी आपकी क्या टोटल इनकम 342 28 और 173, ठीक है। तो ये अभी अपन ने इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा। अब ये कह रहे हैं कि अपन इसको एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं जो अपन ने डिस्कशन किया है। ये क्या कह रहा है देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल की बात कर रहा है। ऑल इंडिविजुअल्स अदर देन 3 4 5 इनको छोड़ के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कब रेजिडेंट माने जाएंगे, अगर वो इंडिया में है 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, 60 days or more during say the previous year, and 365 days or more during say 4 years preceding the previous year। अब एडिशनल कंडीशंस यहाँ उल्टी भी लिखी हुई है, 10 में से 2 साल रेजिडेंट हो,
730 दिन या उससे अधिक रहे भारत में पिछले 7 साल में। अपने एनओआर की कंडीशन थी, एनओआर की क्या कंडीशन थी, 10 में से 9 साल वो एनआर रहे या 729 दिन या उससे कम रहे, तब वो एनओआर हो जाता था। अगर कोई इंडियन सिटीजन है लिविंग इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सेकंड उसके लिए अप्लीकेबल होगी ही नहीं रेजिडेंट होने के लिए। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट करने के लिए आता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया, और जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, उसको भी क्या है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन ही क्या है, फुलफिल करनी पड़ेगी, सेकेंड कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट पर्पसेस के लिए इंडिया में आ रहा है और उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है किससे ज़्यादा, 15 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 182 दिन या उससे अधिक रहेगा तब वो रेजिडेंट हो जाएगा। उसके अलावा अगर वो इंडिया में आ रहा है विजिट पर्पसेस के लिए, उसके पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, क्योंकि उसकी टोटल इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से एक्सीड कर रही है, ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 120 डेज और मोर हो, बट लेस देन 182 डेज हो, ठीक है, 120 डेज और मोर बट लेस देन से 182 डेज, और पिछले 4 सालों के अंदर, पिछले 4 सालों के अंदर वो 365 दिन या उससे अधिक रहे भारत में, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देता है तो वो क्या कहलाया जाता है, रेजिडेंट कहलाया जाता है, और साथ के साथ वो क्या बन जाता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा एनओआर कब बनते हो, 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहो या 729 डेज या लेस रहो ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। 61A के अंदर डीम्ड रेजिडेंट दे रखा है अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स 15 लाख रुपीज एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन दैट फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, वो डीम्ड रेजिडेंट होता है। और डीम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या हो जाता है, एनओआर हो जाता है। डीम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या हो जाता है, एनओआर हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 618 वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल जो कि क्या है, रेजिडेंट है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61। अगर 61 के हिसाब से आप रेजिडेंट हो तो उस केस के अंदर क्या है, 61A अप्लाई नहीं होगा। अ पर्सन इज रिक्वायर्ड सेड टू बी इंडियन ओरिजिन जब वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन व्हाट, अनडिवाइडेड इंडिया। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का क्या मतलब है, मीन्स इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है। पर अगर कोई इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानी जाएगी। एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ कब रेजिडेंट माना जाता है, HUF is said to be resident in India if control and management of the affairs of the Hindu undivided family is say wholly or partly in India. अगर control and management of HUF is wholly outside India, then in that particular circumstance HUF बन जाता है NR। और रेजिडेंट HUF जब अपनी 10 में से करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट या 729 दिन या उससे कम रहे भारत में, तो वो एनओआर कहलाया जाता है। फर्म एओपी और बीओआई का 2 ही स्टेटस है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस अफेयर्स इज होली या पार्टली इन इंडिया तो वो फर्म एओपी और बीओआई रेजिडेंट बन जाती है, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स होली आउटसाइड इंडिया तो वो एनआर बन जाती है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी कब रेजिडेंट बन जाएगी, फॉरेन कंपनी कब रेजिडेंट बन जाएगी, जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। अगर कोई इनकम रिसीव्ड है
डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, एक्रू इन इंडिया है, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया है, तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होती है। रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होती है, एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होती है, एनआर के केस में भी टैक्सेबल होती है। इनकम जो एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वो भी क्या हो जाएगी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया पर इट इज फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, एनओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। एनआर के केस में सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होती है जो रिसीव्ड इन इंडिया है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, एक्रू इन इंडिया है या डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया है। अब देखिए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको देख लेते हैं। मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया ऑन 22/9/23 for first time to work as an officer of company in Germany. Determine his residential status. अब वो कितने दिन इंडिया में, वेदर इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। यदि 182 डेज और मोर है तभी वो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। देख लो, अप्रैल के दिन, मई के दिन, जून के दिन, जुलाई के दिन, अगस्त के दिन और सितंबर के दिन गिन लो, कितने दिन हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 175 डेज ही है ये। तो ही इज इन इंडिया ओनली फॉर 175 डेज। इसको सेकेंड कंडीशन तो अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि अ पर्सन अगर कोई इंडियन सिटीजन है हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, सेकेंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होती है। ये एनआर है, देख लो, इसको मिला लो, क्या ये आंसर क्या आ रहा है इसका, ये क्या कहलाया जाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका नॉन रेजिडेंट। दूसरा देख लो, मिस्टर डे रिजाइडिंग इन यूएस सिंस 1990 विजिट्स इंडिया फॉर 30 डेज एवरी ईयर, यानी 30 दिन हर साल आ रहा है, 30 दिन। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1/4/22 फॉर परमानेंट सेटलमेंट। 1/4/22 को आ गया, 1/4/22 को आ गया है परमानेंट सेटलमेंट के लिए। व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में, ये पूरे 365 दिन है। ये रेजिडेंट तो ही गया, ये रेजिडेंट तो ही गया। अब एनओआर के लिए क्या होना चाहिए, पिछले वाले 7 ईयर्स के अंदर 729 डेज और लेस हो। तो देख लो कितने दिन है ये, 22 कब आ गया था ये, 1/4/22 को आ गया था, 22-23 में ये 365 डेज है। और उसके पहले वाले 6 सालों में वो 30-30 दिन ही तो आ रहा है, क्योंकि वो तो 30-30 दिन ही आ रहा है, लिखा है ना, तो 180 दिन है। तो यानी वो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एनओआर वाली। या तो हम कहते हैं 10 में से 9 साल, वो पहले वाले 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट है ही है, क्योंकि वो कितने, एक ही साल रेजिडेंट हुआ 22-23 में, उसके अलावा तो वो एनआर ही है। और दूसरा है 729 डेज और लेस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कौन हो जाएगा, डे हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। देख लो इसका आंसर क्या आएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, क्योंकि इसने हमारी दोनों कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाई कर दी। वो कितने दिन हो गया प्रीवियस ईयर में, पिछले साल तो ये हो गया 365 दिन, और उसके पहले वाले 210 दिन है, 729 डेज और लेस ही है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वो क्या है, और 10 में से 9 साल वो नॉन रेजिडेंट है, तो एनओआर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश आर ब्रदर्स and they earned the following incomes during the financial year. Ramesh is settled in Canada in the year 1996 and Suresh is settled in Delhi.
तो रमेश तो हो जाएगा क्या, एनआर, सुरेश हो जाएगा रेजिडेंट, सुरेश हो जाएगा क्या, रेजिडेंट। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ओनली 50% ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो सुरेश के लिए तो पूरे के पूरे 40,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे, या नीचे इन्होंने दे रखा है क्या पूरा एक तरह से, चलो दे नहीं रखा उन्होंने, सही से नहीं दे रखा। इधर ही बना लेते हैं, ये तो है रमेश एनआर और सुरेश आर। इसमें तो 50% रिसीव्ड इन इंडिया है, 17,500 टैक्सेबल होंगे या 40,000 होंगे, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, इसके लिए टैक्सेबल होगा नहीं। सुरेश को 20,000 रुपये मिले, टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि तो इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर टैक्सेबल होगा क्योंकि इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई, काम खत्म, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ मिली कहाँ नहीं मिली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, सोचना ही नहीं है, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई, टैक्सेबल होगी दोनों केस में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, सोचना ही नहीं है, दोनों ही केस में टैक्सेबल हो जाएगी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, क्योंकि रमेश ने सर्विसेज रेंडर कर दी इंडिया में, एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई, सोचना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक, सोचना ही नहीं है, दोनों के केस में टैक्सेबल हो रहा है, डिडक्शन मिल जाएगा, बात अलग है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड विच इज से सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1), दोनों ही के केसेस में। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, तो देखो रेंट रिसीव्ड वर्ड यूज हुआ है, 1,00,000 रुपए इसमें से 30,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है नेट एनुअल वैल्यू में से 30%, या आप हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ोगे 70,000 रुपये ये आ गए, और इधर आ जाएंगे 60,000 में से 30% यानी 18,000 का डिडक्शन मिल गया, इसका 42,000 रुपये ये टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसका डिडक्शन इसको मिल जाएगा 80C में। तो ये तो कर लेना आप इसको, ये जोड़ो, इसके आ गए 1,17,500 177,500 प्लस 187 प्लस 70,000 434 500 माइनस सेविंग बैंक इंटरेस्ट है इसका 7,000, सेविंग बैंक इंटरेस्ट इसका है 7,000, ये लेस कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 80। TTA में डिडक्शन मिल गया 427,500, यहाँ आ गया। इधर देख लो 40,000 20,000 140 160 12 42 414 ये हो गया, 414 ये हो गया। इसमें से एक तो 7,000 का मिल गया और एक 80C में मिल जाएगा 30,000, तो ये -37 कर दो, ये आ गई इनकम 377। वेरीफाई कर लो टोटलिंग वगैरह आ रही है क्या। 427,500 आ रहा है क्या, पहले तो ये देखो क्या हो रहा है। ये 427,500 तो आ गया। ये इधर 7,000 नहीं है क्या इसका इंटरेस्ट, सॉरी ये 10,000 है, ये 10,000 है, तो 414 माइनस, क्योंकि 12,000 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट है ना, 40,000, 374 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है देखो,
ये क्या आ रहा है भाई, 374 ये आ रहा है, 427,500 आ रहा है। ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है ये, थ्योरेटिकल है तो देख लेना। इनकम डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया टू INR इज टैक्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS इज टैक्स रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस। भले इसे यस है इसका आंसर, भले इसे NR का रेजिडेंस हो या बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो in India, whether or not he is having residence, place of business or profession in India, whether or not he has rendered services in India, उसकी ये इनकम क्या हो जाएगी, चार्जेबल टैक्स होगी। ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा था, वही चीज़ इसने यहाँ लिख दी होगी। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एज पर एक्सप्लेनेशन टू 9 सेक्शन 9 इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, FTS वो एक्रूअराइज इंडिया मानी जाएगी and included in the income whether or not non-resident as a residence, place of business, connection in India, whether or not the NR is rendered say services in India। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जामिन विद रीजंस whether following transactions attract income tax in the hands of the recipient। अब देखो, सैलरीज पेएबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन, इंडियन सिटीजन है, 7 लाख रुपए का फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, कंसिडरिंग दैट ही पेज टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। अगर वो इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया है, तो क्या हो जाएगा, इनकम विल बी डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया। उसकी इनकम क्या मानी जाएगी, उसकी ये इनकम क्या मानी जाएगी, डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। इनकम विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, पहली बात। दूसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन मनीज बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ₹5 lakhs बाय NR फॉर पर्पस ऑफ, बाय NR ने बोरो किया है फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया से मुंबई। तो NR अगर बड़ी मनी बोरो कर रहा है, NR मनी बोरो कर रहा है, ठीक है, भले से भारत के बाहर से मनी बोरो करे, but the same has been used for purpose of business or profession in India। चूंकि काम में ले रहा है किसके लिए, for the purpose of business and profession in India, ये इनकम क्या मानी जाएगी, ये इनकम क्या मानी जाएगी, deemed to accrue और arise इन इंडिया मान ली जाएगी। ये इनकम क्या मान ली जाएगी, डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। नेक्स्ट है, अगर रॉयल्टी पे किया जा रहा है रेजिडेंट के द्वारा टू NR इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अच्छा अभी बीच में एक रह गया, ये कर लेंगे, इनकम इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा तीसरा देखो, तीसरा रह रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 19,000 रिसीव्ड बाय रेजिडेंट एसएससी राम एज 46 ईयर्स इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। 19,000 रुपये एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गए, उसमें से 80 TTA का डिडक्शन मिल जाएगा 10,000 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट का, और 9,000 रुपये इसके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। लीगल चार्जेस ऑफ 5 लाख पेड इन दिल्ली टू लॉयर ऑफ UK who has visited to represent case at Delhi High Court। तो यहाँ बिजनेस कनेक्शन में क्या शामिल होता है,
प्रोफेशनल कनेक्शन शामिल होता है, वैसे भी इनकम एक्रू हो गई, और 5 लाख रुपए उसको इंडिया में मिले, वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 6.5 लाख रुपए अपन ने बोला टैक्सेबल हो जाएंगे, बेसिकली 7 लाख में से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, इसलिए 6.5 लाख रुपए टैक्सेबल बता रहे हैं। ये सैलरी एड में स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे। फिर 5 लाख रुपए इंटरेस्ट के टैक्सेबल हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, यहाँ पे एक है ना 10, अभी पढ़ा नहीं है आपने, सेक्शन 10 के अंदर एक एग्जेम्पशन भी मिलता है 3500 का। टीटीए के डिडक्शन के अलावा एक 3500 का एग्जेम्पशन भी मिलता है, इसलिए ये बात आ रही है। कितना था, 18,000 था ना, 18,000 रुपये था, 10,000 का तो टीटीए का डिडक्शन मिलता है, 80 टीटीए का, और ये अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे 3500 रुपये का एक एग्जेम्पशन और मिलता है, 3500 रुपये का एग्जेम्पशन भी मिलता है 10-15 में। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, 5500 रुपये हो जाएगा। और रॉयल्टी नॉट टैक्सेबल बताई थी, 5 लाख रुपए एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई, ये लीगल चार्जेस टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी अपन ने इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर नंबर 2 था ये पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सैलरी हेड ऑफ इनकम डिस्कस करेंगे।